हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। उसी के लिए आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ एंड आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है, जो कि हम 10 क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे। और ये 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क है एंड देन वेब टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, डीबीएमएस एसक्यूएल के क्वेश्चंस हैं एंड डाटा वेयर हाउसिंग के क्वेश्चंस हैं। ये पांचों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्टली कहीं ना कहीं आईटी, आईपीएस, आईटी या डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके एंड सबसे अच्छा तरीका है आपको इस वीडियो को यूटिलाइज करने के लिए गाइस कि जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है एंड ट्राई टू अटेम्प्ट योरसेल्फ एंड इन द वीडियो आपको कमेंट करना है कि आपने 10 क्वेश्चन में आउट ऑफ 10 हाउ मच यू हैव डन द करेक्ट। ओके, उसके बाद फिर आप एनालिसिस करना कि कैसे, क्या आपने गलत किया, क्या आपने सही किया। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो आप अगर देख रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो व्हाट इज द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस। इसको पॉज करिए वीडियोस एंड अटेम्प्ट करिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कैशे मेमोरी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है आज, दिल्ली का ये तो इशू चल रहा है अब तो। ओके, कैशे मेमोरी के बारे में है। ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैशे मेमोरी इज करेक्ट। ओके, सो कैशे मेमोरी इज स्लोअर देन द रैम बट फास्टर देन द हार्ड डिस्क। ये कह रहा है कैशे मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम। कैशे मेमोरी इज यूज्ड टू परफॉर्म द परमानेंट स्टोरेज फाइल। कैशे मेमोरी इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब कैशे मेमोरी होता क्या है guys? अभी हमने रैम पढ़ा था, सीपीयू पढ़ा था, बट कैशे मेमोरी के बारे में नहीं पढ़ा था। कैशे मेमोरी एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी होती है जो रैम और सीपीयू के बीच में होती है। हमने क्या पढ़ा था कि रैम पढ़ी थी, हमारे पास रैम मेमोरी होती है और यहाँ पे सीपीयू होता है। सीपीयू होता है, रैम से प्रोसेस सीपीयू में आता है और सीपीयू से रैम, हमने यही पढ़ा था। लेकिन कैशे मेमोरी कहीं पे यही पे होता है, कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी यही होता है। कैशे मेमोरी का काम क्या होता है कि जो भी रैम में एग्जीक्यूटेबल, रिसेंटली एग्जीक्यूटेड, सीपीयू के द्वारा रिसेंटली एग्जीक्यूट प्रोसेस होते हैं, उसका डेटा ये स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और सीपीयू को जैसे ही कोई डेटा चाहिए तो सबसे पहले वो कैशे में देखता है, नहीं है, देन वो रैम में जाता है, नहीं है, देन वो हार्ड डिस्क में जाता है। ठीक है, या एसएसडी में जाता है। ठीक है, तो इसमें जाता है, सर्च करता है। तो एक्चुअली में ये कैसे काम करता है कि सबसे पहले तो सीपीयू होती है जो कि एक रजिस्टर्ड है, रजिस्टर है, सीपीयू रजिस्टर होती है। ठीक है, वो कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर कर एग्जीक्यूट होता है तो वो कैशे मेमोरी में, कैशे मेमोरी में स्टोर कर रहता है रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस। और अगर सीपीयू को दोबारा चाहिए तो सबसे पहले कैशे में देखकर चेक करता है कि होता क्या है, कि क्यों ये कैशे में चेक करता है कि जितनी पास में डेटा अवेलेबल होगा सीपीयू को, उतना ज़्यादा उसको एक्सेस करने का, उस उतना कम उसको एक्सेस करने में टाइम लगेगा, राइट। और उतना ज़्यादा तरीके, उतने अच्छे तरीके से वो सिस्टम को यूटिलाइज करेगा, उतने अच्छे तरीके से वो सिस्टम को प्रोसेस करेगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ओके, सो यहाँ पे 3 तरह के कैशे होते हैं गाइज, एक L3 होता है, एक L2 होता है, एक L1 होता है। ठीक है, एंड देन सीपीयू, सीपीयू रजिस्टर होता है। ठीक है, एंड देन आरएम, रैम होते हैं। ये जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे, ठीक है, मतलब कि उसकी स्पीड जो है ज्यादा होती जाएगी और उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि सीपीयू सबसे ज्यादा एक्सेस किससे करेगा, L1 से। जल्दी इसको पास जाएगा, चेक करेगा इसमें डेटा नहीं है तो इसका स्टोर करेगा, इसमें नहीं, इसमें इसमें चेक करेगा, इसमें नहीं, इसमें चेक करेगा, इसमें नहीं है तो देन एसएसडी में चेक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सीपीयू प्रोसेस करता है। तो अब क्वेश्चन आप पढ़ लो, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे क्या है। ठीक है, अब यार कैशे मेमोरी स्लोअर देन द रैम। जैसे जैसे जितनी जो मेमोरी जितनी ज्यादा सीपीयू के नजदीक होगी वो उतनी ही फास्ट होगी। तो कैशे मेमोरी स्लोअर देन द रैम। देखो रैम के पास स्लोअर है, रैम तो सीपीयू से ज़्यादा दूर है, कैशे पास में है, तो ये तो पहला गलत हो गया कि स्लोअर तो नहीं है, कैसे फास्ट होती है। कैशे मेमोरी लोकेटेड बिटवीन रैम एंड मेन मेमोरी, रैम एंड मेन मेमोरी के बीच में लोकेटेड है, करेक्ट है। ठीक है, टू रिड्यूस द एक्सेस टाइम, जो प्रोसेस एक्सेस एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टोर हैं कैशे में, उसको एक्सेस करने का टाइम रिड्यूस होता है। दैट्स करेक्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर है। कैशे मेमोरी इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज नहीं होता गाइज, इसमें होता क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं वो वोलेटाइल मेमोरी के फॉर्म में होते हैं। वो एक तरह का छन्नी होती है ना, जिससे हम लोग आटा छानते हैं, चाय छानते हैं, वो उसी तरह का होता है। जो भी डेटा डालोगे धीरे 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 वो छनते जाता है, खत्म होते जाता है। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे, कैशे में रिफ्रेश होगा, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। पावर ऑफ कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया सिस्टम या कंप्यूटर बंद कर दिया तो आपका मेमोरी लॉस हो जाएगा जो भी कैशे में होगा। ठीक है, तो एक वोलाटाइल मेमोरी है।
कैशे मेमोरी इज टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी गाइस, ये प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है गाइस, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज बी। इसका मैंने एक डायग्राम बना रखा है, आप लोग उससे पढ़ना, एक नोट्स है एक तरीके का, कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर होता है, जो भी हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एग्जीक्यूटेड फाइल होता है, वेरी होता है, ठीक है। वो क्या है, तो होल्ड करता है कॉपी का, एक डाटा इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, जो कि रिसेंटली यूज हुआ है रैम में, ठीक है। उसके बाद L2 क्या करता है, इस डेटा के इसका बैकअप रखता है L1 का, ठीक है, कि अगर इसमें नहीं है तो इसमें डाटा स्टोर जाए। फिर यही L3 क्या करता है, लार्जर साइज का होता है, उसके बाद रैम होती है, देन एसएसडी होती है। तो ये जितना दूर जाता जाएगा सीपीयू से, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा सीपीयू को एक्सेस करने में। ओके। तो इसीलिए कहते हैं कि हाई, जिसका रैम अच्छा हो, जिसमें अच्छी खासी कैशे मेमोरीज हो, वो सिस्टम बहुत फास्ट होता है। ओके, समझ में अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन, ये चीज पढ़ लेना पूरा। आपको मैं नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि RIC, ये पता नहीं क्या होता है, डेली का डेली यही इशू चल रहा है, ठीक है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द RISC एंड देन CISC। RASC है, RASC का क्या मतलब है, रिड्यूस द इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। देखो, ये दोनों जो मेथड्स है ना, ये एक तरीके का मेथड है जो कि आपके सीपीयू डिजाइन में काम आता है। RISC एंड CISC दोनों ही सीपीयू डिजाइन में काम आता है। ये क्या कर रहा है, रिड्यूस द इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एंड ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एक्चुअली में ये क्या कर, रिड्यूस एंड CIS में क्या होता है, इसमें ये लोग क्या करते हैं रिड्यूस में, कि इसमें हर एक इंस्ट्रक्शन को बहुत ही क्लियरली डिफाइन होता है, कि मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन करके डिफाइन होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि पानी, ग्लास से पानी भरना है, ठीक है, पानी मेरे पास लेके आना है, तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि ठीक है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक है, इसमें वाटर डालो। पहला इंस्ट्रक्शन ये दिया, दूसरा वाटर डालो। तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको यहां से यहां पे मूव करो, एंड देन चौथा इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको ड्रिंक कर लो, ठीक है। ये मैंने इंस्ट्रक्शन, मुझे पानी ला के दो, ड्रिंक करना है, ठीक है। अब CIS में क्या बोलेगा, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन देगा, मुझे पानी पीना है। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन, मुझे पानी पी, इसमें तो चार इंस्ट्रक्शंस लगे, बट इसमें ये बोल दे मुझे पानी पीना है। तो क्या करेगा, किसी को बोलो मुझे पानी पीना है, तो वो जाएगा, ग्लास लेगा, ग्लास में पानी डालेगा, पानी लेकर के फिर आएगा। तो ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन से क्या होगा कि मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। बट यहाँ पे हर ऑपरेशन के लिए उन्होंने एक एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो ये बहुत ही फास्ट हो जाता है इस बेसिस से कि हर इंस्ट्रक्शन आप क्लियरली डिफाइन है। बट इसके लिए मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स में मेमोरी यूटिलाइजेशन कम होती है, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ये स्लो होता है। अब आपने मैक का M सीरीज का नाम सुना है, M सीरीज के, एप्पल के M सीरीज का नाम जो ना, उसमें हम लोग RISC यूज करते हैं। और जो ये आपका इंटेल है, आपका रेयान है, AMD है, ये सारे CIS के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। हमारे जो एंड्रॉयड में आते हैं, ठीक है, लैपटॉप, विंडोज वाले जो लैपटॉप्स होते हैं, वो सब CIS के थ्रू ही, उसके सीपीयू CIS के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू, इसके मेथोडोलॉजी के थ्रू यूज करके हमारा डिजाइन होता है। और एप्पल जो है हमारा जो है डिजाइन होता है RISC के थ्रू। अब देखो, अब अगर इतना समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन करते हैं कि RISC प्रोसेस द लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की बात CIS में थी, ये तो पहला अगर सिर्फ देखते ही आप गलत कर दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की बात तो हमें किस में हो रही है, CIS में, और ये कह रहा है RISC तो बहुत रिड्यूस इंस्ट्रक्शन है, कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं। RISC प्रोसेस द एग्जीक्यूट सिंपल इंस्ट्रक्शंस, मैंने बताया था सिंपल सिंपल तरीके से एक सारे इंस्ट्रक्शन को दिया जाएगा, विथ फ्यूअर क्लॉक साइकिल, बहुत कम क्लॉक साइकिल में तो मतलब 1 क्लॉक साइकिल में ये एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। वेयर CIS सपोर्ट द मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एंड दैट में रिक्वायर मल्टीपल क्लॉक, क्योंकि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो शायद मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, मल्टीपल क्लॉक साइकिल भी लग सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर इसका हो गया, ठीक है। सो बोथ CIS एंड आर आइडेंटिकल इंस्ट्रक्शन सेट एंड हैव सेम स्पीड, स्पीड तो सेम नहीं होगी क्योंकि इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शन दिया गया है और इसमें सारे इंस्ट्रक्शन सेपरेट हैं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। CIS प्रोसेस प्राइमरी डिजाइन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रजिस्टर्स अवेलेबल, इसकी तो बात ही नहीं की, इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है।
इसका करेक्टर बी है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है कैसे सीआईएस एनालिसिस, एक प्रोसेसर डिजाइन, सीपीयू आर्किटेक्चर में जो प्रोसेसर की डिजाइन करने के लिए ये दोनों यूज होते हैं। ठीक है, एक जैसे कि इसमें देखो कि सीआईएस में कॉम्प्लेक्स वाला है तो इसमें इंटेल हो गया, एएमडी हो गया, राइजन हो गया, इसमें जो है एप्पल के एम सीरीज वाले जो हैं, ठीक है, वो आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है कि एच टी टी पी एस एंड एच टी टी पी में क्या डिफरेंसेस है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अरे क्या होता है डेली का डेली, पता नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो ओके, सो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये क्या है गैस। अभी हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई सर्च करते वेबसाइट पे, या तो ये इसके थ्रू सर्च हो जाता है या इसके थ्रू सर्च। देखो, हमारा जो डेटा जाता है ना, उसको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होती है इंटरनेट पे। दो चीजें समझ लेना आप, ये दो चीजें हैं। ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का हमारा टर्म्स है। ठीक है, तो इसमें जो एसएसएल है ये क्या करता है, सॉकेट लेयर सिक्योरिटी है, और ये क्या टीएसएल क्या है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। ठीक है, सॉकेट लेयर सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। देखो ये जो एसएसएल है ना, ये टीएसएल का ही इम्प्रूव्ड वर्जन, सॉरी, ये एसएसएल है ना, एसएसएल और टीएसएल, ये टीएलएस जो है इसी एसएसएल का इम्प्रूव्ड वर्जन है। अब इसको ये एक्चुअली डिप्राइव्ड हो चुका है, ये मतलब अब खत्म हो चुका है इंडस्ट्री में, आजकल ये यूज नहीं होता है, ये मॉडर्न है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें लेस इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि हैंड शेकिंग वगैरह करने में, जैसे कि आपने किसी क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये वेब पेज चाहिए, तो इसमें क्या रहता है, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, देखो मैं तुम्हें आपको बता रहा हूँ कि ये, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, सर्वर के क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा वेब पेज। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि एक एसएसएल सर्टिफिकेट जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट हमें सर्टिफाई करेगा कि ठीक है, ये कनेक्शन सिक्योर है, ये हमारे हमने ये लेजिटिमेट क्लाइंट है, तो ये एक तरह का सिक्योरिटी होती है। इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन जो है ना, टीएसएल है, टीएलएस है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इनक्रिप्ट डेटा को नहीं करता है, जो एचटीटीपी है सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली रिक्वेस्ट करेगा और आपको वेब ब्राउजर से डेटा मांग लेगा। बट ये जो एचटीटीपी है ना, ये जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके साथ ये एक सर्टिफिकेट दो कि भाई आपने करेक्ट हो, आप सही हो कि नहीं हो। ठीक है, ये इस तरह की बात करता है, तो ये तो गलत है। यूज टीएसएल एंड एसएसएल टू एनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ये अभी सही बोल रहे हैं कि क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एन्क्रिप्शन का काम करता है सर्वर, वेयर द एचटीटीपी ट्रांसमिट द डेटा विदाउट इंक्रिप्शन। तो ये तो सही है, यही सही है। ठीक है, ये इसका सही है। ये देखते हैं कि एच टी टी पी यूज द पोर्ट 443 एंड वेयर एच टी टी पी यूज द पोर्ट एज 80। नहीं, एच टी टी पी जो हमारे पास है, एच टी टी पी है वो 80 यूज करता है, और एच टी टी पी एच टी टी पी एस जो है हमारे पास 443 यूज करता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। एक्चुअली हाँ, एक क्वेश्चन आपको लोग को, पोर्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हैं ना, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया, ठीक है, आपके पास एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपी एस हो गया, ठीक है, टेलनेट हो गया, ठीक है, एस एस एच हो गया, इन सब के ना पोर्ट्स नंबर वगैरह आप याद कर लें। मैं आपको एक किसी वीडियोज में बिफोर द एग्जाम्स मैं ट्राई करूंगा एक सिंगल वीडियोज में सारे पोर्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दूं, जिससे कि आप याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस 100% आना ही, मतलब 100% नहीं कह सकते, बट आप देखोगे तो कोर्ट से क्वेश्चन आते ही हैं। मैंने एक दो बार पेपर दिए थे इन सब के, तो मुझे खुद इन सब के क्वेश्चन मिले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको पोर्ट का नंबर याद होना चाहिए एटलीस्ट, जो इंपॉर्टेंट हो, है तो बहुत सारे पोर्ट्स, बट जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं मैं उसको करवा दूंगा, तो आप लोग याद कर लेना। देर इज नो सिक्योरिटी बिटवीन द एचटीटीपी, सिक्योरिटी इसमें है तो ये तो गलत ही है। ठीक है, तो कैंसर करेक्ट सर्विस। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ एचटीटीपी और एचटीटीपी एस में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे क्या, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया वेब पेज, और यहाँ पे सर्वर ने वेब पेज उसको प्लेन टेक्स्ट में भेज दिया। अब यहाँ पे अटैकर क्या कर सकता है कि जब वेब पेज आपका जा रहा हुआ, तो वहाँ पे आपके डेटा को इंटरसेप्ट कर लेगा, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में है, और वहां पे आप रीड कर डेटा करके मॉडिफाई भी कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट किया, इधर से एक एसएसएल सर्टिफिकेट आया, ठीक है, फिर हैंडशेक वेरिफिकेशन हुआ, देन कनेक्शन इंक्रिप्ट हुआ, देन डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ भी डेटा इंक्रिप्टेड है, तो जो अटैकर होगा वो आपके डेटा को रीड और मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आपके डेटा को आपने जो रिक्वेस्ट किया, हो सकता है आपके डेटा को मॉडिफाई करके कुछ और दे दे। ठीक है, ये पोर्ट 80 यूज करते हैं, ये 443 यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को पढ़ लेना, ये सिक्योरिटी है कि यूआरएल कैसे है, कैसे होता है। देखो, कभी कभी होता है ना, जब आप HTTP टाइप करो तो आपके ब्राउजर पे रेड कलर का क्रॉस सिग्नेचर होता है, जो लॉक वाला बटन होता है वो खुला होता है। वो HTTPS बोर्ड ये डिफाइन करता है कि आपका जो ये रिक्वेस्ट है ये सिक्योर नहीं है, तो आप ये वाला यूज कर लो। और अगर कभी कभी ये यूज करो तो वो लिखता है कि साइट सिक्योर नहीं है, और वो आपको नहीं जाने देता उस पे, उस वेबसाइट पे। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन एंड कुकी। देखो, सेशन एंड कुकीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चीजें समझनी होगी कि सेशन कैसे स्टोर होता है, कुकीज कैसे स्टोर होता है। ठीक है, देखो, कुकीज का मतलब ये होता है कि आपने कोई ब्राउजर से फेसबुक सर्च किया, फेसबुक सर्च किया तो फेसबुक की एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, कुकी क्रिएट हो जाएगी आपके ब्राउजर में, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप फेसबुक सर्च करोगे, या फिर आप ब्राउजर की स्ट्रीम जाकर के या कुकीज में जाकर डायरेक्टली क्लिक करोगे उस पर, तो आपका खुल जाएगा, राइट। तो जब आप ब्राउजर क्या किया, ब्राउजर में जाकर के आपने फेसबुक सर्च किया, अब फेसबुक पे आपने लॉगिन कर लिया, तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक सेशन क्रिएट हो जाएगा, एक सेशन सर्वर क्या देगा आपको, एक सेशन आईडी दे देगा, और वो सेशन आईडी आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम लोग कुकीज बोलते हैं। अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मान लो आपने ब्राउजर क्लोज कर, नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली फेसबुक सर्च करो, आपको लॉगिन और यूजर आईडी नहीं क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सेशन ऑलरेडी आपके ब्राउजर में सेव है। ठीक है, सेशन आईडी। बट जो सेशन आईडी जिसे सेव है, मतलब कुकीज में क्या होता है कि ब्राउजर का इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगा, आपका लैंग्वेज वगैरह सेव हो जाएगा, कौन से मोड में ओपन हो रहा है, डार्क मोड है या वाइट मोड है, उस वो सारी चीज़ें, नाम आपका सेव हो जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपने फेसबुक लॉगिन किया, तो आपका जो ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह जो है, तो उनके सर्वर पे स्टोर्ड है। ठीक है, न कि आपके ब्राउजर में स्टोर होगा। जैसे कि आपने बैंक की वेबसाइट में लॉगिन किया, बैंक की वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपको एक सेशन क्रिएट कर दिया, जब तक आप उस वेबसाइट पे एक्टिव हो आपका सेशन आपके कुकीज में स्टोर होगा, आप एक्टिव, आपको लॉग आउट नहीं कर। जैसे ही आपने सेशन इनएक्टिव हुआ कुछ टाइम के बाद, ऑटोमेटिक जो है ये ब्राउजर भी आपका सेशन क्लोज कर देगा, सेशन वहां से क्लोज हो जाएगा, तो आपका जो सेशन आईडी क्रिएट होगा वो इनवैलिड होगा। दोबारा से लॉगिन करोगे तो आपको फिर से लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो कुकीज क्या करता है, ब्राउजर साइट पे स्टोर होता है, कुकीज हमारे ब्राउजर पे स्टोर होता है, और सेशन हमारे जो है क्लाइंट साइड पे स्टोर होता है, सर्वर पे स्टोर होता है, बोल सकते हैं इसको। सर्वर पे स्टोर, क्लाइंट तो ये इधर ही हो गया ना। ठीक है, तो कुकीज हमारा, ये कुकीज हो गया, ये हमारा सेशन हो गया। ठीक है, सेशन हमारा ब्राउजर पे स्टोर, सॉरी, कुकीज हमारा ब्राउजर पे, सेशन हमारा सर्वर पे स्टोर होता है। ठीक है, तो कुकीज आर स्टोर ऑन अ सर्वर, ये गलत है, कुकीज हमारा ब्राउजर पे स्टोर होता है। ठीक है, कुकीज आर स्टोर ऑन अ क्लाइंट ब्राउजर, करेक्ट है। वेर सेशन आर स्टोर इन सर्वर, यही करेक्ट है। बोथ कुकीज एंड सेशन आर परमानेंटली स्टोर ऑन अ क्लाइंट एंड सर्वर, नहीं, क्लाइंट ब्राउजर नहीं। सेशंस आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइंट इन्फॉर्म मॉडिफिकेशन देन कुकीज, गलत, ये गलत है, क्योंकि सेशन हमारा जो है सर्वर पे स्टोर होता है, सर्वर हमारा सिक्योर होता है, कोई भी लेजिटिमेट पर्सन कैन एक्सेस द सर्वर, बट ऐसा नहीं अनऑथराइज पर्सन गया और सर्वर को आपको एक्सेस करने के लिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, आपकी सारी वेरीफाई किए जाएगी आपके डेटा को कि आप अथेंटिक पर्सन हो कि नहीं हो उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए, देन ओनली यू विल एबल टू। तो यहाँ पे चीजें एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, इंस्टीट्यूट आप ब्राउजर को आप डायरेक्टली अटैक कर सकता है, आप ब्राउजर इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुकी जनरेशन का एक है, आप लोग पढ़ लेना इसको, बहुत डिटेल से सेम चीजें हैं। ठीक है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल इंजेक्शंस एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। देखो, एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या करता है, एसक्यूएल इंजेक्शंस एक तरह का एसक्यूएल अटैक्स है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो कोई इनपुट फील्ड है ना, उसमें हम लोग एसक्यूएल कमांड डालते हैं, और यूजर या अटैकर बोल सकते हैं, वो ट्राई टू एक्सेस अनऑथराइज एक्सेस आपके डेटाबेस को करना चाह रहा है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि एसक्यूएल ने कुछ बोला, मान लो कि बोल दिया कि जैसे कि ये यूजर नेम है, यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। ठीक है, पासवर्ड, यूजर नेम मान लो उसने डाला एडमिन, एडमिन इसके बाद डॉट डॉट लगा दिया, अब पासवर्ड में कुछ भी एनीथिंग डाल दिया। अगर आपका ब्राउजर, आपका जो एप्लीकेशन है, अगर इस एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, अगर आपका जो क्या बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन है, अगर ये यूजर के इनपुट को, जो ये यूजर का इनपुट, यूजर आईडी एडमिन और पासवर्ड कुछ भी डाल दिया डॉट डॉट लगाने के बाद,
अगर ये अच्छे से इसकी चीज को वेरीफाई नहीं करेगा, इसको इनपुट डेटा को, तो क्या होगा कि यूजर जो अटैकर होगा वो आपके डेटाबेस को अनऑथराइज एक्सेस कर पाएगा। वो मतलब एक्सेस कर लेगा और कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि ये एडमिन डॉट डॉट के बाद ये क्या करेगा कि ये इनपुट फील्ड अगर नहीं वेरीफाई करेगा अच्छे से, ये सोचेगा इसके बाद जो भी होगा वो कमेंट आउट कर देगा और बाईपास कर देगा आपके पासवर्ड को, डायरेक्टली एडमिन से एक्सेस कर लेगा विदाउट पासवर्ड के आपके, ठीक है, विदाउट करेक्ट पासवर्ड के। तो ये तो हमारा हो गया एसक्यूएल इंजेक्शंस। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में सबसे बेस्ट है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो भी एसक्यूएल जो भी हमारा अटैकर होता है वो क्या करते हैं कि एक जावा स्क्रिप्ट बना देता है, ठीक है, और उस जावा स्क्रिप्ट को वेब पेज पे लोड कर देता है। अब जब भी आप उस वेब पेज को एक्सेस करोगे वो ऑटोमेटिकली जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा, और फिर आपके वेब पेज पे जो भी सर्च करोगे अटैकर्स उस वेब पेज का एक्सेस मिल जाएगा, और आपके जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा, और फिर वो गलत तरीके से उसका यूज करेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली डिफरेंशिएट द एसक्यूएल इंजेक्शंस एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक द यूजर ब्राउजर, वेयर इज द क्रॉस साइट कैन अटैक द डाटाबेस डायरेक्टली। ये गलत है। मैंने अभी बताया कि एसक्यूएल इंजेक्शन जो है डाटाबेस को एक्सेस करता है, और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ब्राउजर पे वेब पेज पे अटैक करता है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सप्लॉइट द improper handling of the SQL queries to access and manipulate the database, whereas the cross-site scripting inject the malicious script into the web page that execute victim browser। यही करेक्ट है, यही एक्सप्लेन किया मैंने आपको। बोथ एक्सक्यूएल इंजेक्शंस एंड क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग ओनली अफेक्ट द डेटाबेस, नहीं एक डेटाबेस को अफेक्ट करता है और एक वेब ब्राउजर को। SQL injections and cross-site scripting prevented only by installing the एंटीवायरस। एंटीवायरस की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कि एंटीवायरस से क्या होगा कि आपका वायरस डिटेक्ट होगा, ठीक है, न कि आपके इनपुट फील्ड पे तो कुछ ऐसा नहीं एंटीवायरस लगा दो तो आपका डेटा नहीं इसको तो ये इसको देख करके कोई थोड़ी बोलेगा नहीं ये वायरस है, राइट। तो उसको तो कोई इशू नहीं है, ये तो अपना आराम से डालोगे एडमिन आईडी एनीथिंग, वो तो सर अब वैलिडेट करेगा कि इनपुट करेक्ट है नहीं करेक्ट नहीं, अच्छे से वेरीफाई करेगा तो डेटाबेस का एक्सेस मिल जाएगा, ओके। उसके बाद ये चीज़ें समझ में आ गया, ये चीज़ें पढ़ लिया आपने। डिफरेंट डिफरेंट अटैक से क्रॉस साइट फ्रोजरी कर सकते हैं इससे, कि ये क्या है कि अटैकर से एक लेजिटिमेट वेबसाइट बना देगा कि आपको आप जैसे एक्सेस करोगे उस वेबसाइट के थ्रू आपका डेटा जो है चोरी हो जाएगा बैंक की वेबसाइट का। जैसे बैंक के वेबसाइट का है, उसने लेजिटिमेट वेबसाइट के लिए आपने क्लिक किया अटैकर की वेबसाइट पे और आपका वेबसाइट पे नेविगेट किया था, आपको लगा नहीं नहीं सही है सारा चीज़, आप यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, बट वो अटैकर की वेबसाइट होगा और वो सारा चीज़ आपका हैक कर लेगा। डिनायल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विसेज में क्या है कि अटैकर्स जो है मल्टीपल मिलियंस, बहुत ज्यादा लाखों में जो क्या करता है वेब रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, सर्वर को क्या करता है ओवरवेलम कर देता है, जिससे सर्वर रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। बेस्ट एग्जांपल इसका बोटनेट। बोटनेट क्या करता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन भेज देता है, रिक्वेस्ट भेज देता है सर्वर को, सर्वर एग्जॉस्ट हो जाता है उस रिक्वेस्ट को, और क्या करता है कि वो जो है रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, शट डाउन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ये है। अब देखो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से पहले आपको सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन समझना। फैक्टर का मतलब है कि आप किस लेवल की सिक्योरिटी यूज कर, मतलब किस लेवल का नहीं, क्या सिक्योरिटी यूज कर रहे हो, कितने टाइप्स के। तो पहले तो मान लिया कि अगर फेसबुक पे लॉगिन करना था आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाला और लॉगिन कर दिया तो सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। अगर बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करना यूजर आईडी पासवर्ड डाला, उसके बाद उसने बोला कि ठीक है आप मुझे जो है वो यूजर ओटीपी दे दो, ओटीपी चला जाए, ओटीपी डाल दिया, यूजर पासवर्ड एक हो गया एंड देन ओटीपी दूसरा होगा, टू फैक्टर हो गया। थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या हो गया कि यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, ओटीपी डाला एंड देन आपको बोल दिया कि नहीं मुझे फिंगरप्रिंट भी चाहिए, तो फिंगरप्रिंट तीसरा फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। मैचुअल ऑथेंटिकेशन क्या होती हैं बताता हूँ मैं अभी, इसके पहले ये तीनों का क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर करता हूँ, ठीक है। एन एम्प्लॉय लॉग इन विद इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल यूजिंग द फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। उसने यूजर आईडी पासवर्ड डाला एंड वन टाइम पासवर्ड डाला। तो मैंने बोला था ये यूजर पासवर्ड सिंगल ऑथेंटिकेशन हो गया, वन टाइम पासवर्ड क्या हुआ जो है ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकंड होगा, ठीक है। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया एंड कंप्लीट साइन लॉगिन। तो ये होगा। अब देखो अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये अब इसमें मैच्योर ऑथेंटिकेशन में क्या होती है कि क्लाइंट ने क्या किया कि रिक्वेस्ट किया सर्वर को, ठीक है, सर्वर ने वेरीफाई किया क्लाइंट को एंड देन एक सर्टिफिकेट सेंड किया, ठीक है, क्लाइंट एंड सर्वर का कनेक्शन सिक्योर हो गया। देन अब आपका क्या है कि अब आपका एक्सचेंज हो रहा है, डेटा का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट क्या है? एसएसएल हो सकता है, टीएलएस हो सकता है, कोई भी हो सकता है सर्वर सर्टिफिकेट। तो इस बेसिस पे म्यूचुअल जो है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल है कि सिंगल फैक्टर, टू फैक्टर एंड थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पढ़ लेना आप लोग, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल ऑप्टिमाइजेशन क्वेरी से है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। कंसीडर एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूटेड ऑन अ टेबल
एम्प्लॉय कंटेनिंग 10 मिलियन रिकॉर्ड। कह रहे हैं कोई एम्प्लॉय टेबल है जो उस पर 10 मिलियन रिकॉर्ड है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सेलेक्ट द एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जो कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नाम को हमें दिखाना है एग्जीक्यूट होने क्वेरी के बाद एम्प्लॉय टेबल से, जिसकी आईडी ये है, जिसकी आईडी एम्प्लॉय की आईडी ये है, उसका नाम और उसकी आईडी हमें शो करना है इस टेबल से जिसमें 10 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो द क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम इज मच लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेरी एग्जीक्यूशन होने का, क्योंकि 10 मिलियन रिकॉर्ड से वन बाय वन जाके चेक करना और फिर वहाँ से डेटा निकालना बहुत ही ट्रिकी काम है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और चीज़ें बहुत टाइम लेगा। तो विच आर द फॉलोइंग मोस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव द प्रॉपर क्वेरी दिस वे। तो कह रहे हैं कि कौन सा मेथड ऐसा है जिसको यूज करके हम बहुत इजीली तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत फास्ट तरीके से क्वेरी का रिट्रीव कर सकते हैं। तो आपने एक इंडेक्स पढ़ा होगा, मैंने क्या बताया था। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स एक तरह का रिट्रीवल मेथड है जो आपकी क्वेरी के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इजीली यूटिलाइज कर सकते हो कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम द डेटाबेस, ओके। क्वेरी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। तो इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग दो तरह का, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो हमारा इंडेक्सिंग होते हैं, एक क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स एक क्लस्टर बताया था, ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स बताया था, एक नॉन क्लस्टर बताया था, ठीक है। नॉन क्लस्टर बताया था। क्लस्टर इंडेक्स में क्या करता है, डेटा को पहले सॉर्ट कर देता है वन बाय वन, ठीक है। अब अगर क्लस्टर इंडेक्स में सॉर्ट हुआ होगा तो ये डायरेक्टली क्या करेगा कि सारे डेटा आप सॉर्टेड ऑर्डर में हैं तो क्या करेगा, डायरेक्टली अगर सर्च करोगे डायरेक्टली ये जाकर किसी इंप्लॉय आईडी को हिट करेगा, वह जहाँ पे आईडी है, और आपका नाम और इंप्लॉय आईडी सर्च कर देगा, ठीक है, इंडेक्सिंग से। और नॉन क्लस्टर में क्या करता है कि नॉन क्लस्टर में इस सेम डेटा को, फिजिकल डेटा को, देखो क्लस्टर में क्या करता है, फिजिकल डेटा को मॉडिफाई कर देता है। बट नॉन क्लस्टर में क्या करता है, फिजिकल डेटा को टच नहीं करता, एक वर्चुअल डेटाबेस क्रिएट कर देता है, ठीक है, इसी का। और उसमें क्या करता है कि सारे डेटा को एक उसका तो टेबल तो स्टोर ही होगा, उसके बाद उस सारे डेटा का पॉइंटर स्टोर कर देता है, उस पॉइंटर में उस सारे डेटा का एक्सेस वो रहता है, जिस पे भी क्लस्टर इंडेक्स आपने अप्लाई किया, आईडी पे अप्लाई किया क्लस्टर इंडेक्स, तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स तो आईडी का एक क्या करेगा, एड्रेस क्रिएट कर देगा, पॉइंटर क्रिएट कर देगा। जब भी उस आईडी के लिए आप मांगोगे, कोई भी रिक्वेस्ट मांगेगा, वो सीधे उस पहले जाकर नॉन क्लस्टर इंडेक्स में चेक करेगा उसका एड्रेस और डायरेक्टली उसको पॉइंट करेगा एक्चुअल डेटाबेस में, ओके। सो इजिली आप निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इंक्रीज द साइज ऑफ डेटा, डाटाबेस का साइज इंक्रीज करने से सर्वर डेटाबेस के रैम के सर्वर का साइज इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है। क्रिएट इंडेक्स ऑन एम्प्लॉय आईडी पे इंडेक्स क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली, ये पूरा रिट्रीव कर देगा डेटा बहुत फास्ट है। रिप्लेस द वेयर क्लास इज हैविंग क्लास, देखो वेयर एंड हैविंग क्लास का यूज हम तभी करते हैं, हैविंग क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैविंग क्लास की बात नहीं हो रही, क्योंकि हैविंग क्लास वहीं पे लगता है जहाँ पे आपका ग्रुपिंग की बात हो रही है, एग्रीगेट फंक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेयर क्लास तो होगा, बट अगर इंडेक्सिंग नहीं है तो वन बाय वन वो रिकॉर्ड जाके चेक करेगा और जब ये मिलेगा तब आपको रिट्रीव होगा, बहुत टाइम होगा। ऑर्डर बाई तो सॉर्ट करने के लिए होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो हमारे पास कौन सा बी करेक्ट आंसर है, ठीक है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एसक्यूएल है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं guys, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखे होगा तो ऐसे इस तरह के एसक्यूएल कमांड्स आते हैं और फिर आपको इस तरह के एसक्यूएल क्वेरी आएंगे, आपको पूछेगा कि इसका आउट का एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो ये कोई हमारा टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, सैलरी है, और ये क्वेरी है। ये कह रहे हैं कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हमें सेलेक्ट करना है और उसको काउंट करना है, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय काउंट करने हैं डिपार्टमेंट में, ठीक है, एज ए टोटल एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल से, ठीक है, एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट को जैसे ये ग्रुप करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो जब डिपार्टमेंट को ग्रुप करेगा तो हमारे पास डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पे काउंट करना है हमें। डिपार्टमेंट में जैसे पहला है एचआर, एचआर से कितना है, एक, दो, तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा दो, ठीक है। उसके बाद फिर आईटी वाला है, तो आईटी एक, दो, तीन, तीन आईटी हो गया। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स में क्या है, एक, दो, दो सेल्स है, ठीक है। तो यहां से तो इतना तक हो गया। फिर उसके बाद हैविंग, देखो अब हमारा ग्रुप हो गया। अब ग्रुप क्या है, एग्रीगेट निकल गया। अब क्या है, काउंट, जहां पे जो काउंट है ग्रेटर देन टू, तो दो से ज्यादा का है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये तीन, तीन कौन सा है, एचआर वाला है, राइट, सॉरी ये आईटी वाला है, तीन। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है रिजल्ट में क्या आएगा, आईटी, जिसका तीन है, तो टोटल एम्प्लॉय तीन है आईटी में, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर, बी इज द राइट करेक्ट आंसर, ओके। ठीक है, एक डेडलॉक है। देखो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंसिडर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सीक्वेंस, ट्रांजेक्शन T1 होल्ड द लॉक A and waiting for the log B, transaction T2 hold the log B and waiting for the log C, and transaction C the hold the log C and waiting for the log A। देखो अब क्या है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो कि एक T1 ट्रांजेक्शन है, एक T2 ट्रांजेक्शन है, एक T3 ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये तीनों ट्रांजेक्शन है।
T1 को क्या कह रहा है कि लॉक ए को होल्ड कर रखा है, T2 क्या कर रहा है, लॉक बी को होल्ड कर रखा है, T3 क्या कर रहा है, लॉक सी को होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब T1 को चाहिए T1 को चाहिए बी वाला, और T2 को चाहिए सी वाला, इसको चाहिए T1 वाला, ए वाला लॉक। तो एक तरह का सर्किल नहीं बन गया ये, देखो, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि ये क्या है। अब कहना है कि ये कौन सा सिचुएशन है, ठीक है। अब देखो, अब हम अगर डेडलॉक पढ़ते हैं तो डेडलॉक में चारों कंडीशंस ट्रू हैं, देन ओनली हम कंसीडर करेंगे डेडलॉक है। पहला क्या है हमारे पास, पहला है हमारे पास कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, पता नहीं क्या हो जाता है यहाँ पे तो। पहला क्या है, पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा क्या है हमारे पास, होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट। तीसरा कौन सा हमारे पास, नो प्रियम्पशन, बताऊंगा मैं क्या क्या है तीनों, नो प्रियम्पशन। चौथा क्या है हमारे पास, सर्कुलर वेट। तो ये देखो सारे चीजें एक वेट कर रहे हैं ना, एक इसके लिए वेट कर रहा है, इसके लिए, तो एक तरह का सर्किल बन रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, कौन सा कंडीशन से ये सबकी, ये सर्कुलर वेट की कंडीशन है, राइट। तो अब क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे इसको, तो ट्रांजेक्शन आर एक्सपीरियंस स्टारवेशन बिकॉज वन ट्रांजेक्शन इज वेटिंग इंडिफिनिटली। स्टारवेशन तो है, बट एक ही ट्रांजेक्शन, ये सारे ट्रांजेक्शन सर्किल में वेट कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत है। स्टारवेशन की कब प्रॉब्लम आती है, कि जब कोई प्रोसेस जो है किसी भी चीज के लिए वेट कर रहा है, और वो, स्टारवेशन की क्या होती है गाइस, बताना जरा एक बार तो। ठीक है, देखिए स्टारवेशन क्या होती है, जब कोई प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है हमारे पास स्टारवेशन की, और वो क्या कर रहा है, मतलब एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जब कोई एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई कोई प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस उस चीज को आ करके लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो guys, तो स्टारवेशन क्या है हमारे पास, स्टारवेशन वो है जब कोई प्रोसेस P1 है, ठीक है, और वो वेट कर रहा है, क्योंकि उसके हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रही है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है नहीं एग्जीक्यूट हो रही है, तो स्टारवेशन का प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा यहाँ, इसकी तो बात ही नहीं है। ट्रांजेक्शन आर इन डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक है बिकॉज ईच ट्रांजेक्शन इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द अनदर ट्रांजेक्शन, ओके, एंड फॉर्मेट बाय सर्कुलर वेट। तो यही करेक्ट है, मैं भी बताया था, एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए वेट कर रहा है, और एक सर्किल में वेट कर रहे हैं ये लोग, तो सर्कुलर वेट हो गया, ठीक है। ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटिंग नॉर्मली बिकॉज लॉक्स आर रिलीज ऑटोमेटिकली व्हेन द एक्सप्रेस स्टेटमेंट, ये तो फोर्सफुली हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डर्टी रीड की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। डर्टी रीड का मतलब होता है कि बार बार ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रीड हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी बात ही नहीं रहे। अब देखो कि ये चार कंडीशंस मस्ट हैं, जब तक कि चारों कंडीशंस ट्रू नहीं है तब तक वो डेडलॉक अकर नहीं होगा, ठीक है। तो पहला क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट है, नो प्रियम्पशन है, एंड देन सर्कुलर वेट है, ठीक है। तो एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड नॉन शेयरेबल मोड, एंड अदर रिसोर्स एज टाइम ऑफ यूजेज ऑफ यूजेस दैट रिसोर्सेस, ओके। सो जब भी ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, कि मतलब कि आप यूज कर लो उसके बाद मैं यूज करूंगा। होल्ड एंड वेट का मतलब ये है कि ठीक है, जब तक कि मैं अपने आप को होल्ड कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ, जब तक दूसरा बंदा रिलीज नहीं करेगा तब तक नहीं यूज करूंगा। नो प्रियम्पशन का मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस आया, दूसरे प्रोसेस को फोर्सफुली टेक, उसका जो है एग्जीक्यूशन ले लिया, उसका प्रोसेस उठा कर लेके चला गया, उसके जो भी रिसोर्सेज वो लेके चला गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्कुलर वेट का मतलब कि ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, जो भी इसके पास है, ठीक है, ओके। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ये हमारे पास है OLTP, ये डेटा वेयर हाउस के क्वेश्चन है, ठीक है। OLAP, दो 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 चीजें आती हैं, एक OLAP होता है और एक OLAP होता है, और एक OLTP होता है। OLAP का ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को पढ़ लेना। मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करूंगा OLAP क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अब आप नॉर्मली सोचो कि अमेजोन है, अमेजोन मान सकते हो, या फिर ब्लिंकिट है, आप तो ब्लिंकिट सबको पता हो गया, ठीक है। मैं फेसबुक, क्या नाम है, कमर्शियल वेबसाइट जैसे कि हमारे पास हैं, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, अमेजोन है, तो ये सारे कमर्शियल वेबसाइट हैं, ठीक है। इनके क्या डेटा वेयर हाउसेस हैं। अब मान लो कि अमेजोन ने क्या किया कि भाई अमेजोन ने एक बिग बिलियन सेल लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ठीक है, फ्लिपकार्ट ने लगा दिया, तो होगा क्या कि इनकी सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं उस टाइम पे।
फिर जब सेल्स खत्म होता है, इनका सेल खत्म हो जाएगा, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास डेटा वेयर हाउसेस में बहुत सारा डेटा आएगा, बहुत सारा ट्रांजेक्शन का डेटा आएगा, प्रोडक्ट का डेटा रहता है। तो उसको एनालिसिस कैसे करते हैं? ऐसा नहीं कि आप बस डेटा आ रहा है बेच रहे हो सेल कर रहे हो, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी हर एक डेटा को, राइट? कि इस मंथ में कितना सेल हुआ, कौन से एरिया में कितना सेल हुआ, कौन से लोकेशन पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुआ। उस बेसिस पे बिजनेस डिसीजंस लेती हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या इंप्रूव कर सकते हैं, किस एरिया में लो सेल हुआ तो उस एरिया में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो वो ओएल एपी के थ्रू ही करते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारों का सब चीज़ों का मतलब क्या है, ठीक है? अ रिटेल कंपनी कंटेन सेल्स डेटा वेयर हाउस विद डायमेंशन, टाइम, रीजन, प्रोडक्ट एंड सेल्स। ठीक है, ये चार डायमेंशन है कि कौन से टाइम पे सेल हुआ है, कौन से रीजन में हुआ है, प्रोडक्ट क्या थी और सेल्स का अमाउंट क्या था। ए बिजनेस एनालिस्ट फर्स्ट व्यू द टोटल सेल्स, कितना सेल्स हुआ है, ठीक है? एंड देन डिसाइड एनालाइज द क्वार्टर वाइज सेल्स एंड देन मंथ वाइज, मतलब कि एनुअल सेल्स देखा उसने, एनुअल सेल्स के बाद देखा क्वार्टर, देखा क्वार्टर, देखा क्वार्टर के बाद फिर मंथ वाइज देखा। तो आप देख रहे हो बहुत डीप। पहले साल का पूरा देखा कि साल में कितना हुआ, मान लो कि साल में हुआ कि 10 CR हुआ। फिर क्वार्टर में देखा, क्वार्टर में देखा फिर 2.5 CR हुआ। फिर मंथ में देखा तो 1 CR हुआ, ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं कि एकदम अंदर अंदर घुसे जा रहे हैं, राइट? डिटेल्स में बहुत घुसे जा रहे हैं कि कितने 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 चीजों में से हो रहा है। तो अगर आप अब ऑप्शन पढ़ोगे, मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, रोल अप। रोल अप का मतलब होता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि पहले मंथ से क्वार्टर में, क्वार्टर से एनुअल, मतलब कि डिटेल्स को, मतलब डिटेल से समरी की तरफ जा रहे हैं, डिटेल से समरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? समरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये रोल अप हो रहा है। तो ये नहीं, तो कर नहीं रहे हम लोग समरी से डिटेल्स की तरफ, मतलब एनुअल से देखा मंथली जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं अंदर ना। तो ये क्या है कि रोल डाउन। रोल डाउन क्या करता है कि समरी से, समरी से हम लोग क्या किसकी तरफ जा रहे हैं, डिटेल्स की तरफ, डिटेल्स की तरफ, ठीक है? स्लाइस क्या करता है, स्लाइस गाइस एक पर्टिकुलर डायमेंशन में बात करती है कि 2026 में कितना सेल हुआ, दैट्स ऑल। एक एक डायमेंशन में बात करते हैं, प्राइवेट व्यू वैसी तरह है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है? अब देखो रोल अप मैंने बताया कि डिटेल से समरी की तरफ जा रहा है, रोल डाउन क्या कर रहा है, समरी से डिटेल्स की तरफ जा रहे हैं, स्लाइस क्या कर रहा है, एक डायमेंशन बात कर रहा है, डाइस क्या कर रहा है, मल्टीपल डायमेंशन भी, कि इस रीजन में, इस एरिया में, इस रीजन में कौन सा सेल कितने अमाउंट में ज्यादा सेल हुआ है, कौन से मंथ में ज्यादा सेल हुआ, वो मल्टीपल डायरेक्शन बात करता है। प्राइवेट क्या करता है, डेटा डेटाबेस को ही रोटेट, डेटा का, डेटा के व्यू को ही रोटेट कर देता है। कि जैसे कि ये प्रोडक्ट लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट है, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट है, इसको रोटेट कर देगा और यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट हो जाएगा और लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट इधर आ जाएगा। स्वैपिंग रो एंड कॉलम को कर देता है, ठीक है? प्राइवेट उस व्यू में फिर देखता है कि क्या हुआ है, ठीक है? तो ये आज का लेक्चर हुआ, बताना आपको कैसा लगा। फिर भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ओके? एंड अच्छे से पढ़िए गाइस, एंड कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।